नेक्स्ट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को बेसिकली क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। ठीक है, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपरली परफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनकी एसेक्सुअल और सिर्फ वेजिटेटिव फेजेस हमें पता है, सेक्सुअल फेज का हमें कुछ नहीं पता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। जब इन फंजाई की सेक्सुअल फॉर्म्स को डिस्कवर किया गया तो उनको राइट क्लासेस में मूव कर दिया गया जिसमें भी बिलोंग करते थे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ठीक है, इनकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों स्टेज को एक नाम दे दिया और दोनों को ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्लेस कर दिया, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हमने अनदर क्लास जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में या फाइको में या एस्को में हमने प्लेस कर दिया, और वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को ड्यूट्रोमाइसिटीज में। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटी। जब हमें पूरा उनका लिंकेज पता चल गया और करेक्टली हमने पता कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा फंगस है, कौन सी फंजाई है, फिर उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज से बाहर करके दूसरी फंजाई में हमने ऐड कर दिया। वंस परफेक्ट sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved into Ascomycetes and Basidiomycetes। क्वेश्चन बन सकता है कि जब हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज क्या है ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स की, तो फिर हमने उसको कौन सी फंजाई में मूव किया, तो आंसर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन क्या है इनका, सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन होता है, नोन एज कोनिडिया। ठीक है, द माइसीलियम इज सेप्टेट, वही सेम है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। कुछ मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स यानी कि अपने खाने के लिए डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट जो कि लिविंग और एनिमल या लिविंग प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ देम कैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूट्रोमाइसिटीज के ज़्यादातर मेंबर्स कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। डिकम्पोजर्स होते हैं लेटर के, उनको उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और मिनरल साइक्लिंग में यानी कि सॉइल में जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर चला जाता है, जिससे कि मिनरल साइक्लिंग होती रहती है, सॉइल का प्लांट में, प्लांट का सॉइल में, डिकेइंग मैटर का। तो सम एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये इसके तीनों एग्जाम्पल्स हैं, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये एकदम हमें याद रखने हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। सबको पता है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का वो है क्लोरोफिल, क्योंकि इनकी लीव्स में, इनके स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको प्लांट्स कहते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इन, फिर भी इसके एक्सेप्शन हैं जो कि क्या नहीं होते, जो कि कंप्लीटली क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स, ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फाइल ट्रैप। ठीक है, ये कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, और कसकटा क्या है, पैरासिटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि पार्शियली हेट्रोट्रोफ्स क्या हैं, कि क्या कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स की नहीं होते। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, वाइल पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा प्लांट है, कसकटा। तो कसकटा इज अ पैरासाइट एंड ब्लैडरवॉर्ट and Venus flytrap are insectivorous plants. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made of cellulose. तो plants की cell wall किसकी बनी होती है, cellulose की, और eukaryotic proper structure होता है इसका prominent chloroplast इसमें present होता है, और cell wall होती है cellulose की। ठीक है, अब इसमें क्या, हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसमें इसकी डिविजन्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की, उसमें क्या दो फेजेस होती हैं, एक डिप्लॉइड फेज और एक होती है हैप्लॉइड फेज। जो डिप्लॉइड फेज होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, और हैप्लॉइड फेज गैमेटोफिटिक। स्पोरोफॉइट 2n, गैमेटोफिटिक n। अब इसमें क्या होता है, ये ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज
phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. अब ये जो हैप्लॉइड फेज यानी गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफिटिक फेज, तो इनका क्या है कि ये फेजेस का इनका जो लाइफ होती है अलग अलग होती है, मतलब लेंथ होती है इनकी वो अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि क्या ये फेजेस फ्री लिविंग है या एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में ये इसको ही क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज की जो लेंथ है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट होती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि 2n क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स में होता है कि हैप्लोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल इन ब्रायोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। और होल्ड ऑन, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ, ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट है ये अपना न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से लेता है। ठीक है, फिर आता है हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है कि टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट फेज होता है। गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज बोल देते हैं, क्योंकि इसका लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है टेरिडोफाइट में और गैमेटोफिटिक फेज की लेंथ कम होती है। एल्गी क्या होती है, एल्गी में प्रॉपर हैप्लॉन्टिक होती है कि जो ये हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज है ये प्रॉपरली डोमिनेंट होता है। ऐसे ही जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है क्योंकि इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक इज डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या है कि इसमें क्या सारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल वॉल्स दे लैक सेल वॉल्स। ठीक है, अब सबको पता है हमें कि प्लांट्स कैसे, एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और डिपेंड करते हैं हम प्लांट्स, अदर प्लांट्स या एनिमल्स पर फॉर आवर फूड। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सेल से हमारी बॉडी बनी होती है, और एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि लैक सेल वॉल। ठीक है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट्स पर हम या तो डायरेक्टली हम कोई भी वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं घर पर, तो सबके लिए हम हर चीज़ के लिए कुछ नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पर, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना रही है कोई भी फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी में, हम अपना फूड डाइजेशन हो जाता है हमारे स्टमक में, और फूड रिजर्व स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, देन फैट, देन प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड रिजर्व हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसीलिए हमारा कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मीनिंग होता है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। फूड को इंजेस्ट करते हैं, हम खाते हैं फूड को, तब जाके हमारा न्यूट्रिशन होता है और हमारा फिर डाइजेशन होता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हम ग्रोथ हमारी होती है जहाँ पे एक टाइम स्पेन पे जाकर वो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं, जिसमें मैमल्स बेस्ट होते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है मैमल्स में, इसीलिए न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और सेंसरी मैकेनिज्म होता है, एलेबोरेट अच्छा खासा होता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चल फिर सकते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं जो चल फिर सकते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल का क्योपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ठीक है, जिससे कि क्या फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर बेबी बन जाता है, फीटस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका किंगडम एनिमेलिया का 4th चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर वायरस, viroids and lichens. In the 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of some acellular organisms like virus, viroids and lichens. These are briefly introduced here. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वाइटेकर का, उसमें क्या था, वायरसेस का, वायरॉइड्स का या लाइकेंस का कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया था, इसलिए इसका अलग से हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या R.H. विटेकर में कौन से किस ऑर्गेनिज्म का क्या उन्होंने कोई भी इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का मेंशन नहीं किया था। तो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, फॉर एग्जांपल वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, इनका कोई भी जिक्र वाइटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें नहीं था। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट
effect viruses can have on us even if we do not associate it with our condition. ठीक है, हमको होगा कॉमन फ्लू, हमें कॉमन कोल्ड सबको हो जाता है, तो ये वायरस से ही होता है. ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. अब क्वेश्चन बन जाए कि क्यों इसको नहीं रखा गया क्लासिफिकेशन में, क्यों इनकी कोई जगह नहीं है वायरसेस की, क्योंकि इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहा जाता, ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जो होस्ट का सेल साइकिल है उसको अडेप्ट कर लेते हैं. इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरस इज, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कह रहे हैं, जिसका कोई सेल स्ट्रक्चर है. लेकिन वायरस कैसे हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं ये, इनमें क्या होता है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल. इसका क्या मतलब है कि इनर्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव है एक तरह से आउटसाइड. अगर लिविंग सेल के ये अंदर है तो ये जाके एकदम जाग से जाते हैं, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं. लेकिन आउटसाइड द लिविंग सेल दे आर इनएक्टिव, इनर्ट होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है किसी भी तरह का. So once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. तो एक बार जैसे ही इन्होंने किसी भी लिविंग सेल को इफेक्ट किया तो ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को अडेप्ट कर लेंगे और उसमें जाके रेप्लिकेशन करेंगे, जिससे कि होस्ट की डेथ हो जाती है. वुड यू कॉल वायरस इज लिविंग? तो अब ये क्वेश्चन उठ जाता है, लिविंग है ये लिविंग, तो जनरली बोल देते हैं कि आउटसाइड द सेल दे आर नॉन लिविंग बट इनसाइड द सेल दे आर लिविंग. द नेम वायरस, अब ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं. तो वायरस नेम जो था वो उसका क्या मीनिंग होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. ठीक है, वायरस का मीनिंग क्या है कि वेनम कोई जहरीला फ्लूइड होता है ये. ठीक है, ये किसने दिया था इसका नाम, पास्चर. ठीक है, पास्चर ने इसका ये नाम दिया था. क्वेश्चन बन गया कि द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय हुम, पास्चर. फिर आता है डीजे इवानोस्काय. 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. जो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको है, ठीक है, दिस टोबैको मोज़ेक वायरस, ये जो है ये किसके द्वारा होती है, ये होती है वायरसेस के द्वारा. इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने रिकॉग्नाइज किया था, डीजे इवानोस्काय 1892 में. दे वर फाउंड टू बी सिमिलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. ठीक है, अब ये जो थे इनको देखा गया कि बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं लेकिन उससे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं उनसे वायरस पास हो जाता है. M.W. Beijerinck 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. M.W. बेजरिनेक ने क्या किया, इन्होंने देखा कि अगर कोई टोबैको का प्लांट इन्फेक्टेड है, वायरस इन्फेक्टेड है, उसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, तो वो जो एक्सट्रैक्ट था वो हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर रहा था. तो उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला, जिसका क्या मीनिंग है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. फिर W.M. स्टैनले आए. ये 1935 में स्टैनले ने शो किया कि वायरस जो हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, उनके क्रिस्टल्स फॉर्म किए जाते हैं और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. और जो इन्होंने कहा कि वायरस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं. ठीक है, इनमें इनर्ट आउटसाइड, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. जो स्पेसिफिक होस्ट सेल है उसके बाहर ये इनर्ट होते हैं लेकिन उसके अंदर ये इनर्ट नहीं होते हैं. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. अब ये भी क्वेश्चन बना है कैसे पैरासाइट होते हैं, तो वायरसेस कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. अभी हमने कहा, क्या कहा कि इनके क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. W.M. स्टैनले ने बोला कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और जो उनके क्रिस्टल्स हैं मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं. लेकिन प्रोटीन्स के साथ साथ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो कि क्या, आइदर RNA और DNA. ये भी क्वेश्चन आया है कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, DNA होता है, बोथ होता है, या आइदर RNA और DNA. तो आंसर क्या है, आइदर RNA और DNA. नो वायरस, किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होते हैं. ठीक है, RNA DNA किसी भी वायरस में एक साथ नहीं होते हैं. ठीक है, अब वायरस, तो हमें यहाँ से डेफिनेशन कि वायरस क्या है, इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है. इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनमें कैसा RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA.
ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कूल। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल वायरसेस, क्या बोलते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? Bacteriophages are bacterial viruses, that is these are the viruses that infect the bacteria। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन बना है कि बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, द प्रोटीन कोड, इसकी वायरस की प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं। ये बहुत सारी स्मॉल यूनिट से बनी होती है, कैप्सोमेयर्स। ठीक है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये कैप्सोमेयर्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड सपोज सेंटर में है तो ये ऐसे 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 करके कैप्सिड होती हैं। कैप्सिड जो है स्मॉल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर से बनी होती है। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोड है। ये देखो आप, दिस इज कैप्सिड, दिस इज अ प्रोटीन कोड मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स विच आर नोन एज कैप्सोमेयर्स। दीज कैप्सोमेयर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ विल सी These capsomeres are arranged in helical और polyhedral, या तो हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में ये अरेंज्ड होते हैं। वायरसेस कॉज डिजीजेस, अब कौन कौन सी डिजीज करता है वायरस? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये ज़्यादा सब मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं ये करता है। मम्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स करेगा, स्मॉल पॉक्स पता ही है, हर्पीज पता है, और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अ वायरस। एड्स भी वायरस से होती है। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV करता है। Which रेट्रोवायरस। ठीक है, अब प्लांट्स में द सिम्टम्स कैन बी क्या क्या, अगर कोई भी प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या उसके सिम्टम्स होंगे? पहला है मोज़ेक फॉर्मेशन, उसमें क्या एक मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा। लीफ उसकी रोल्स होने लगेंगी, कर्ल होने लगेंगी, येलो पड़ने लगेंगी, और जो प्लांट की वेन्स हैं वो क्लियर होने लगेंगी, दिखेंगी नहीं। प्लांट छोटा ही ग्रो होगा, ड्वार्फ होगा, और स्टैंडर्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ ही नहीं होएगी, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें क्या है? सिम्टम्स होते हैं अगर कोई भी प्लांट अफेक्टेड है वायरस से। ये डायग्राम जो है ये अच्छे से ध्यान रखना। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का TMV है, कैप्सिड है। कैप्सिड स्मॉल यूनिट कैप्सोमेयर्स से बनी होती है। ये कैप्सोमेयर्स क्या कर रहे हैं? इस न्यूक्लिक एसिड को, इस जेनेटिक मटेरियल को, RNA को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये डायग्राम बैक्टीरियोफेज का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना के दे देते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये टेल फाइबर्स होते हैं, ये शीथ होती है बीच में, यहाँ पे ये कॉलर होता है और ये हेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वायरॉइड्स। तो इन 1971, ये ईयर भी याद रखना और ये साइंटिस्ट भी याद रखना। 1971 में टीओ डीनर ने, ठीक है, टीओ डीनर ने डिस्कवर किया था किसको? वायरॉइड्स को, एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल डिजीज इन स्टेंटोस्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, ये भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ये वायरसेस से भी छोटा था। और कौन सी डिजीज कॉज कर रहा था? ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें भी बन सकता है तुम्हारा कोई भी MCQ बन सकता है। पहला तो यही बन गया ऊपर वाला। और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? वायरॉइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाइंड टू बी अ, क्या होता है? वायरॉइड्स क्या होते हैं? फ्री RNA होते हैं। ठीक है, वायरस और वायरॉइड्स में डिफरेंस क्या हो गया कि वायरॉइड्स फ्री RNA है और वायरस क्या है? इट कुड बी आइदर DNA और RNA। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। वायरॉइड्स में दूसरा डिफरेंस कि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होती है, वाइल वायरस में प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हैंस द नेम वायरॉइड। इसीलिए इसका नाम यह है कि इसमें नहीं है। ऑइड मतलब उसमें है नहीं, प्रेजेंट नहीं है। द RNA ऑफ द वायरस ऑफ द लो मॉलिकुलर वेट का इसका RNA होता है। वायरस का RNA हाई मॉलिकुलर वेट का, वायरॉइड्स का RNA लो मॉलिकुलर वेट का। नेक्स्ट, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन।
तो लाइकेन किसके द्वारा फॉर्म होता है? एल्गी और फंजाई के, विच आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ईच अदर, दैट इज दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट on each other. The algal component is known as phycobiont and fungal component mycobiont. अब फंगल से फाइकोबायोंट मत समझ लेना, ठीक है? फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट और एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट, विच आर, जो फंगल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है. एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट इज ऑटोट्रॉफिक, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट इज हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, एल्गी खाना बनाएगी और ये खाना इसका खाएगा, और हेट्रोट्रॉफिक है, खुद से खाना नहीं बनाएगा फंगल कंपोनेंट. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. तो क्या क्या काम हो गया? एल्गी का काम हो गया खाना बनाना फंजाई के लिए, और फंजाई का काम क्या हो गया कि वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी अपने पार्टनर के लिए. सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम. अगर हमें कहीं भी लाइकेन दिख रहा है, हम ये थोड़ा ना सोचेंगे कि इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, हमें नहीं पता अनलेस हमने पढ़ नहीं रखा है. ठीक है, तो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं. लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. क्योंकि क्या होता है, सल्फर की वजह से ये ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेड एरियाज में क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा और सल्फर की प्रेजेंस में लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं. ऐसे ही तुम ये जो समरी होती है ना, इसको एक बार देख लिया करो, क्योंकि समरी से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं. जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, कि सबसे पहले किसने प्रपोज किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? एरिस्टोटल ने. क्या बेसिस था एरिस्टोटल का? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस कैरेक्टर्स था. फिर लिनियस आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया, और इसका मेन क्राइटेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए. क्वेश्चन बन जाता है, और समरी देख लिया करो, बिकॉज समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कई बार हुआ है कि समरी से क्वेश्चन बना है, तो समरी छोड़ा मत करो. और छोटा पॉइंट जितना भी तुम होता है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, मैं बता दूंगी. और ये बहुत तुम समरी पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो. जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ आता है, उतनी बार नई चीज़ सीखने को मिलती है. एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है. अपने आप से पढ़ो और वीडियो देख लो. अच्छा, और कुछ भी कोई आपको डाउट हो सकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी. ओके, थैंक यू गाइस.